बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का हमारा टॉपिक ग्रुप 2 एलिमेंट्स है। आपके पास ये वीडियो शॉर्ट जाएगी जिसमें आपके पास आप थोड़ा सा एलिमेंट्स के बारे में भी जानेंगे और इनके ट्रेंड्स भी देखेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले आप देखें कि आपके पास जो ग्रुप होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, पीरियड जो होता है वो लेफ़्ट टू राइट होता है। ठीक है, क्या होता है, टॉप टू बॉटम हमारे पास होता है ग्रुप, और लेफ़्ट टू राइट आपके पास जो होता है वो होता है पीरियड। ठीक है जी, ये चीज़ आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। आपके पास जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स है, पहले आपके पास जो ग्रुप 1 था वो अल्कली मेटल थे और ये हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है जी, आपके पास यहाँ पे जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स में आ रहे हैं उनके नाम मैंने लिख दिए हैं। आपके पास ये बेरिलियम पहले लिखा हुआ है, फिर मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्टोर्शियम है, बेरियम है और रेडियम है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे मैंने इनके सैम्पल वगैरह भी आपको दिखा दिए हैं। थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं कि ये होते क्या हैं, फिर इनका आगे रिएक्शन वगैरह अगली वीडियोस में देखेंगे। आपके पास दे आर करेक्टराइज बाय हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ग्रुप 2 में आ रहे हैं तो आपके पास कितने होंगे, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इनके 2 होंगे। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास वैलेंस में है तो बजाय ये 6 लेने के उन 2 को लूज़ करना बेहतर समझेंगे। ठीक है, अब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि आपके पास वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इनको दे दे और ये अपने वैलेंस शेल पूरा कर ले। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, या ये 6 एलिमेंट के साथ या एटम के साथ एट अ टाइम बॉन्ड नहीं बना सकते। तो ये क्या करते हैं कि ये 2 एटम जो होते हैं वो लूज़ कर देते हैं, तो इन पे आ जाता है पॉजिटिव 2 चार्ज। ठीक है, दे आर अ सिल्वरी वाइट मेटल, रिएक्टिव भी होते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट फ्री इन नेचर नहीं होते, दे एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, अगर आप इनके रिएक्शन देख लें तो इनके बहुत ही ये रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमेशा कंबाइन फॉर्म में, मतलब कि किसी न किसी के साथ कंबाइन होते हैं। फिर आ जाएं बेरिलियम पे। आपके पास जो बेरिलियम पहला एलिमेंट आ रहा है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है एम्बेरुलोस, विच इज़ द नेम फॉर जेमस्टोन एम्बेरल। आपके पास एक जेमस्टोन है, उसी के नाम से ये निकला हुआ है। ठीक है जी, द एलिमेंट इज़ अ हाई, हमारे पास क्या है, हाई मेल्टिंग, आपके पास मेल्टिंग पॉइंट है इसका। यहाँ पे सिल्वर वाइट मेटल है विच इज़ फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये हमारे पास फर्स्ट मेंबर है इस ग्रुप का। ठीक है जी, इट इज़ नॉट एम्बेडेड इन अर्थ, आपके पास ये इतना फ्रीली नहीं पाया जाता, और इन्वायरमेंट अकर मेनली इन मिनरल बैरल विद दी एलुमिनियम एंड सिलिकॉन। आपके पास जैसे मैंने आपको बताया कि ये जेमस्टोन मीन्स कि आपके पास जो भी कीमती पत्थर होते हैं ये उन्हीं के साथ आपको मिलेगा कंबाइंड विद एलुमिनियम एंड सिलिकॉन। जैसे हमने कहा कि ये फ्री नेचर नहीं होते। फिर आ जाए मैग्नीशियम पे। आपके पास मैग्नीशियम जो होता है ये हमारे पास सेकंड है। आपको पता भी है कि मैग्नीशियम आपने बहुत जगह पढ़ा हुआ है, इस पर पॉजिटिव 2 चार्ज आता है। ठीक है जी, एंड इज़ 8 मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट में सबसे एबंडेंस जिन एलिमेंट्स की पाए जाते हैं उनमें मैग्नीशियम 8वें नंबर पे है। मैग्नीशियम इज़ अ लाइट वाइट सिल्वरी एंड टफ सॉलिड आपके पास है। ये इसकी आपको बताया गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, ये वाइट सिल्वर होता है, हमारे पास लाइट होता है। ठीक है, फाइन पार्टिकल ऑफ मैग्नीशियम कैन बी कैच फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर। आपके पास अगर मैग्नीशियम के पार्टिकल्स, आपने प्योर मैग्नीशियम लिया है, उसके पार्टिकल्स को अगर हवा में रखा है तो ये क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिकली आग पकड़ लेते हैं। अब कैल्शियम की अगर बात करते हैं तो हमारे पास ये 20th एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल है, मीन्स के इसका आपके पास एटॉमिक नंबर भी 20 है। ठीक है, कैल्शियम का आपने बहुत नाम सुना होगा। इट हैज़ नो पॉपुलेटेड ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल। अच्छा, यहाँ पे इस पॉइंट का ये मतलब है कि जो कैल्शियम होता है हमारे पास, अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो जब आप टॉपिक कॉन्फ़िगरेशन का पढ़ेंगे तो वहाँ इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। इसकी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन में जो है ना एक्सेप्शन आ जाती है, तो इसीलिए हमने कहा कि इसके नॉन पॉपुलेटेड डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इट इज़ द 5th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड सी वाटर। ये बहुत ही आपको 5th नंबर पे है, मैग्नीशियम 8 पे था, ये हमारे पास 5th पे है। अर्थ क्रस्ट में भी पाया जाता है और आपको सी वाटर में भी मिल जाएगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड कैल्शियम फॉर सर्वाइवल। जैसे आपकी बोन्स को कैल्शियम की ज़रूरत होती है, आपके टीथ वगैरह को, ये जो सारी हमारी बॉडी में कैल्शियम है हमें भी उतना ही ज़रूरत है जितना दूसरे ऑर्गेनिजम्स को है। लेट सपोज आपके पास कैल्शियम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये कह सकते हैं कि कैल्शियम हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी,
फिर आ जाते हैं स्टॉर्शियम पे। इट डज़ नॉट अकर फ्री बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिएक्टिविटी। आपके पास ये हाईली रिएक्टिव होता है, इसीलिए ये आसानी से वैसे नहीं पाया जाता, क्योंकि ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, तो आपके पास ये ऐसे फ्रीली नहीं पाया जाएगा, ठीक है। इट अकर नेचुरली इन कंपाउंड विद अदर एलिमेंट लाइक हमारे पास स्टॉर्शियनाइट है, ये हमारे पास दूसरे एलिमेंट के साथ मिल के ही आपको, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कंबाइंड फॉर्म में होता है, तभी मिलेगा, ठीक है। इट इज़ सॉफ्टर देन कैल्शियम, आपके पास ये सॉफ्टर इन नेचर होता है एंड डिकम्पोजेज वाटर मोर विग्रेसली। आपके पास जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता जाएगा, जैसे हम नीचे आते जाएंगे तो इनकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो रही है। अब ये वाटर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव तरीके से जो है रिएक्ट करता है, या आप कह सकते हैं विग्रेसली, मीन्स के बहुत ही ख़तरनाक तरीके से करता है। अपेयरेंस इसकी क्या होती है, सिल्वर होती है। अब आ जाते हैं आपके पास किस चीज़ पे, बेरियम पे। अब बेरियम की अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे पास बेरियम सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल है, हैविंग द मेल्टिंग पॉइंट, हमारे पास 1000 कोई इसका केल्विन मेल्टिंग पॉइंट है। आपके पास ये मेल्टिंग पॉइंट में भी ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। बिकॉज द रिएक्शन टू एयर इट इज़ नॉट फाउंड इन नेचर सो इन इट्स प्योर फॉर्म बट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल बेराइट। आपके पास जो है ये कंबाइंड फॉर्म में होता है। मिनरल बेराइट आपके पास कंपाउंड है, एक मिनरल है, ठीक है, उसमें होता है, वैसे प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दीज आर रिएक्टिव इन नेचर्स। अब रेडियम की अगर मैं बात करती हूँ तो रेडियम हमारे पास जो है, इसने एक लैटिन वर्ड रेडियस या रे से अपना नाम लिया हुआ है, क्योंकि जो हमारे पास रेडियम के जितने भी आइसोटोप हैं और रेडियो एक्टिव एंड मैनी एग्जिबिट ल्यूमिनिसेंस रिएक्टिंग रेडली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। आपके पास रेडियम के आइसोटोप हैं रेडियो एक्टिव इन नेचर जो होते हैं, और ये हमारे पास ल्यूमिनेसेंस का मतलब है कि आप किसी चीज़ का चमकना, आपके पास ये क्या करते हैं, ल्यूमिनेसेंस आपको देते हैं, और ये हमारे पास बहुत ही रिएक्टिव तरीके से अपना नेचर दिखाते हैं जब वाटर के साथ एक्सपोज होते हैं या ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। हमारे पास मैरी क्यूरी हमारी जो साइंटिस्ट थी जिनको 2 नोबेल प्राइज़ में मिल चुके हैं, पहली खातून थी 1911 में जो है हमारी मैरी क्यूरी, मीन्स के जो भी हमारी डिस्कवरर थी, उन्होंने इसे डिस्कवर किया, ठीक है। अब आ जाएं, चले जी, फिर देखें, आपके पास मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिख दिए हैं, उनके सैम्पल लिख दिए, उनका एटॉमिक नंबर वगैरह भी लिख दिया, और आपके पास कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दिया। अब अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे गौर करें तो इन सब में ये देखें, आपके पास यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये सारे सब में जो है आखिर में जितने भी ऑर्बिटल्स आ रहे हैं यहाँ पे 2 है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था ना कि थोड़ी बहुत इनकी कॉन्फ़िगरेशन में आपको एक्सेप्शन मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपके पास सब में 2 है, ठीक है। फिर आ जाएं आपके पास फ़िज़िकल ट्रेंड पे, ठीक है। अब फिज़िकल अगर मैं ट्रेंड की बात करती हूँ तो मेरे पास फ़िज़िकल ट्रेंड का मतलब होता है कि आपके पास जितने भी एटॉमिक रेडियस हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हैं, इनमें क्या ट्रेंड्स हैं, आपके पास क्या इफ़ेक्ट हो रहा है इन चीज़ों का, ठीक है, ग्रुप पे या एक पीरियड पे। अब देखें, सबसे पहले आ जाता है एटॉमिक रेडियस। पहले चलें, अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें आपने कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, पूरा आपने नहीं, अगर कोई नहीं याद कर सकता, मैंने सिर्फ इसलिए दिया कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो थे क्या, ठीक है, वो दिखने में कैसे हैं, क्या रिएक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब आपके पास बहुत ही रिएक्टिव हैं, ठीक है। और ये हमारे पास सिल्वरी मेटल्स हैं, अल्काइन अर्थ मेटल है, इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। मेन चीज़ जो है आपके पास ट्रेंड है। ट्रेंड को समझते हैं सिंपल में। अगर मैं आपसे कहती हूँ एटॉमिक रेडियस, सबसे पहले तो आपको पता है एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कि एक न्यूक्लियस से जो होता है आपका यहाँ वैलेंस शेल का जो ये डिस्टेंस है, अगर मैं इसे पूरा कट कर देती हूँ तो मेरे पास डायामीटर होगा। अब डायामीटर को मैं हाफ डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा रेडियस, ठीक है। ये आपको मैं यहाँ पे समझाती हूँ, ये देखें, अगर मैं इस सर्कल को कट करती हूँ दैट इज़ डायामीटर, ठीक है। अब मैं इसे दरमियान से इसको आधा करती हूँ तो दैट इज़ रेडियस, ठीक है। यहाँ से हमारे पास होता है एटॉमिक रेडियस। अगर मैं एटॉमिक की बात हो रही है तो एटम लेंगे। अब एटॉमिक रेडियस में हमने देखना है कि न्यूक्लियस से आपके पास जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उतना वहाँ तक कितना डिस्टेंस है, दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो मैं कह सकती हूँ ना कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके डिस्टेंस को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। मैंने आपको पहले 3 एलिमेंट लिख के दे दिए हैं।
मीन्स के टॉप टू बॉटम मैंने 3 एलिमेंट लिए हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। आप आगे बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर फिर आगे इंक्रीज़ होता जाएगा, मीन्स के एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता जाएगा। मैंने यहाँ पे मेरे पास बेरिलियम के 4 थे, मेरे पास मैग्नीशियम के 12 आ गए हैं, इसके 20 आ गए। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर बना दिए। अब आप कॉमन सेंस यूज़ करें कि क्या मैं नीचे की तरफ जैसे जाती हूँ तो मेरे पास यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, मीन्स के यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अब आप देख रहे हैं कि ये मैंने इसलिए इन पे नहीं लगाया क्योंकि आपको क्लियर लाइन नज़र आ जाए, ठीक है। आप यहाँ पे कोई ये वाला इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, ये वाला मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना लेती हूँ, सॉरी ये वाला, ठीक है। तो आपके पास मेन मकसद है आपको एटॉमिक रेडियस सिखाने का। मेरे पास क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रहा है। अब इंक्रीज़ होने की भी आपके पास वजह होनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि आप में कॉमन सेंस इतना है कि आप देख के बता सकते हैं कि मेरे पास क्या चीज़ इंक्रीज़ हो रही है। मेरे पास, आपके पास क्या चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, आप यहाँ पे शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी इनमें इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो दो तो आपके पास रीज़न आ ही गए हैं कि एटॉमिक रेडियस में हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होते हैं और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं, जिनकी वजह से डिस्टेंस जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है। फिर आ जाते हैं आपके पास, मैंने यहाँ पर एटॉमिक रेडियस आपके पास लिख भी दिया है कि यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 1 था, यहाँ पर आकर 2 हो गया। फिर आ जाते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में। मैंने ये लास्ट वीडियो में बड़ी डिटेल से बताई है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं। जब आप किसी भी गैसियस एटम में से, किसी भी आइसोलेटेड एटम में से, किसी भी न्यूट्रल एटम में से आप जो हैं निकालते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है। अब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब उसी जो एनाइन आपके, सॉरी कैटाइन आपके पास बन गया है, उसी में से दोबारा अगर दूसरा निकालते हैं तो दैट इज़ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। फिर तीसरा अगर निकालते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। आप इकट्ठे 2 या 3 नहीं निकाल सकते, आपको बारी बारी करना पड़ेगा। पहले एक निकालेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। अब जो आप पहला निकालेंगे दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। लेट सपोज मेरे पास बेरिलियम है, मैं इसमें से एक एटम निकालती हूँ, सॉरी इलेक्ट्रॉन निकालती हूँ। आपके पास क्या आ जाएगा, एक मैं अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन निकालती हूँ तो मेरे पास आ जाएगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखें आपके पास जो है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम। अब ये आउटर मोस्ट है, मैंने इसमें क्या करना है कि इसको निकालना है, ठीक है, आउटर मोस्ट को। मेरे पास जितने भी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लगेगी दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब मेरे पास जो है नीचे आप देख रहे हैं कि मेरे पास टॉप टू बॉटम जो है वो शेल भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब आप एक क्लास में 2 बच्चे बिठा दें, दूसरी क्लास में 40 बच्चे बिठा दें और एक दरमियान में टीचर ठहरा दें, तो वो 2 बच्चों वाला टीचर अपने स्टूडेंट पे ज़्यादा तवज्जो दे पाएगा बजाय वो 40 वाला। क्यों? क्योंकि वो उसके होल्ड से, उसकी रेंज से निकल जाएंगे, ठीक है। वो एक पे ध्यान देगा तो वो दूसरे दूर बैठे होंगे, उन पे ध्यान नहीं दे सकेगा। तो सेम केस आप यहाँ भी लगाएं। अब देखें मेरे पास यहाँ पे निकालना मुश्किल है। अब मैं इस बच्चे को भटका नहीं सकती जो क्लास में 2 बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनका न्यूक्लियस या उनका टीचर जो है उसका होल्ड उस पर ज़्यादा है, ठीक है। मीन्स के वो डर से ही नहीं यहाँ वहाँ शरारतें करेंगे या बाहर नहीं निकल सकते आसानी से, क्योंकि उनका टीचर का होल्ड बहुत ज़्यादा है। तो सेम केस हमारे पास न्यूक्लियस का भी है, जिसका होल्ड इस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ेगा उस बच्चे को कि निकलो यहाँ क्लास से, ठीक है, ब्रेक लेते हैं, यहाँ से निकल जाओ। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ केस है। यहाँ पे मैग्नीशियम देखें, अब मेरे पास डायरेक्ट 4 से 12 हो गए हैं, तो मेरे पास अब इसको निकालना आसान है क्योंकि मेरे पास न्यूक्लियस का होल्ड पहले तो ये आ गए हैं दरमियान में, तो उसे इसका होल्ड इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना इसका था। जितना दूर होता जाएगा आपके पास न्यूक्लियस का होल्ड कम होता जाएगा। तो मेरे पास, मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास टॉप टू बॉटम जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। मुझे यहाँ इतनी एनर्जी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल आएगा क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो उसे अपनी तरफ खींच ही नहीं रहा। तो मेरे पास शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं, एटॉमिक रेडियस भी बिल्कुल इंक्रीज़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की जो है वो डिक्रीज़ इसलिए हो रहा है कि उसको होल्ड नहीं आ रहा, बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन है शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास डिक्रीज़ हो रही है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ वगैरह लिख दी हैं आयनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है जी। अच्छा, फिर देखें आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले तो समझें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। आपके पास मैंने यहाँ HCl लिख दिया, इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 17 है, इसके पास 1 है। तो आपके पास खींचने की ताकत किस में ज़्यादा होगी, जिसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो
क्लोरीन पे इसीलिए नेगेटिव आता है कि ये ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये ज़्यादा खींचेगा, इस बेचारे के पास तो है ही नहीं, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज एंड इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे फुली इसलिए नहीं आया क्योंकि जब ये बिल्कुल लेके अलग हो जाएगा तब फुली प्लस आ जाएगा। यहाँ पे आधा आधा मीन्स पार्शियल है कि इसके पास पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इसलिए क्योंकि ये अभी शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है आपके पास कोई भी एटम है उस वो जो शेयर पेयर, ये जो शेयर पेयर है ना, ये दोनों पेयर मीन्स के 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बन रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर में हमारे पास ये कितनी ताकत कौन से एटम के पास है कि वो आपके पास खींच सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ इनकी ऑलरेडी आपके पास मेंशन कर दी हैं। अब मैं कहती हूँ कि मेरे पास टॉप टू बॉटम जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या है, स्मॉल है एंड आर डिक्रीज फ्रॉम बेरिलियम टू बोरॉन हमारे पास, ठीक है, सॉरी बोरॉनी बेरियम, ठीक है। अब देखें आपके पास रीज़न क्यों है, ऐसा क्यों है कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। एज वी मूव डाउन टू द ग्रुप ईच एलिमेंट हैज़ एडिशनल इलेक्ट्रॉन शेल, हमारे पास आपके पास शेल तो बिल्कुल इंक्रीज़ हो ही रहे हैं, मेकिंग द एटॉमिक रेडियस जो है वो लार्जर, आपके पास एटॉमिक रेडियस भी ज़्यादा बढ़ रहा है। द इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, ऑब्वियसली आपके पास जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का वो ज़्यादा हो रहा है, तो इसके जो 7 आउटर मोस्ट में थे और इसके जो 1 है, अब इसके आपके पास 17 है लेकिन आउटर मोस्ट में 7 पड़े हुए हैं और इसके पास 1 है, तो इस पर नेगेटिव पार्शली चार्ज आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा ये, ठीक है। द इनर इलेक्ट्रॉन शेल शील्ड द आउटर फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ पॉजिटिव, अब जो बीच में एटम आ जाते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे 2 आ गए हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 4 यहाँ पे लगा, ये जो आपके पास ये बीच वाले होते हैं ना, यहाँ एक और अगर ये आउटर मोस्ट में पड़े तो ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट के तौर पे काम करते हैं, शील्ड करते हैं, ठीक है, ढाल के तौर पे, वो न्यूक्लियस का इतना होल्ड आने ही नहीं देते। आप देखें कि हमारे पास ये कंबाइंड इफेक्ट, ये जो दोनों का एक शील्डिंग वाला और एक एटॉमिक रेडियस और शेल का इंक्रीज होना है, इसी की वजह से आपके पास बहुत ज़्यादा शील्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस इतना ज़्यादा जो है आउटर वाले को अट्रैक्ट या होल्ड नहीं कर पाता और आपके पास जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को भी वो नहीं खींच पाता अपनी तरफ, तो हम कह सकते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो हो गई है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्लोरीन और इसकी एग्जांपल दी है, तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना होना, क्योंकि आपके पास लेफ़्ट टू राइट, मैंने टॉप टू बॉटम बात की है, यहाँ जो HCl की एग्जांपल है वो लेफ़्ट टू राइट है, आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ टॉप टू बॉटम आपके पास डायरेक्टली शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन शेल इंक्रीज़ होने में ये मसला है कि आपके पास अंदर जो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वो शील्ड करते हैं, अंदर बहुत ज़्यादा अगर बच्चे हो गए हैं तो वो जो कोने में बैठा है ना उस पर इतना ध्यान जाएगा नहीं, क्योंकि दरमियान में आपके पास बहुत ज़्यादा और बच्चे आ जाएंगे, तो हमारे पास लोअर हो जाएगी। अगर मैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करती हूँ, बड़ी आसान है, आपको पता है कि मेल्ट होना बॉयल होना किससे कहते हैं। आपके पास जो ऊपर से लेके नीचे तक है वो डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ क्यों होगा, मैं आपको कॉमन एक चीज़ बता दूँ, एक तो आपके पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब न्यूक्लियस का इतना होल्ड नहीं है, जितना जैसे शेल इंक्रीज़ होते जाएंगे, बीच में एटम आते जाएंगे, तो उनको बॉयल करना आसान है, उनको तोड़ना आसान है, बजाय अगर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब हैं उनको तोड़ना मुश्किल है, ठीक है, उनको बॉयल करना मेल्ट करना इसलिए मुश्किल है कि आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। तो आपके पास ये कुछ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के ये लिखे हुए हैं आपके पास ऑलरेडी, ठीक है, इनके रीज़न भी लिखे हुए हैं। ड्यू टू इंक्रीज़ इन एटॉमिक रेडियस होता है तो वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज, शेल इंक्रीजेज। तो अब तक के लिए इतनी वीडियो काफ़ी, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे, इसके आगे रिएक्शन लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज़।